शुरू होने जा रहा है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया था थ्योरी के लिहाज से। एक डेफिनेशन फरमाइशी कर देते हैं ज़रा, और वो है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। सबसे आखिर में एक बात बता दें, और ये क्या है, शायद नाम से आपको अंदाजा हो जाए कि ये हैं एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर greater than 92 and are placed after uranium in periodic table are called trans uranium एलिमेंट्स। मतलब ये वो एलिमेंट हैं जिनको शुरू दिन से हम आपसे कह रहे हैं कि ये हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जिन्हें इंसानों ने खुद बनाया है। नेचुरली हमारी दुनिया में ये नहीं मिलते। तो इन एलिमेंट्स को हम की निशानी ये बताई थी कि चूंकि नेचुरल एलिमेंट्स 92 हैं, तो ये 92 के बाद आते हैं, यानी इनका एटॉमिक नंबर 92 से बाद है। तो पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, वो आखिरी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो नेचुरल है। अब यूरेनियम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 93 है, वहाँ से आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। पहला उसमें नेपच्यूनियम है, 94 प्लूटोनियम है, इस तरह से 118 तक एक्चुअल तादाद है, और अगर आपकी बुक को फॉलो करें तो उन्होंने 105 तक लिखे हैं। तो इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, तो सिर्फ ये डेफिनेशन ही इसलिए बता दी कि ये नाम हमें पता हो बस, और ये भी पता है कि देयर एटॉमिक नंबर इज 92 ग्रेटर देन 92, दैट्स इट। हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए इनकी और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। So elements with atomic number greater than 92 and are placed after uranium in periodic table are called transuranium elements. They are all man-made and radioactive. सारे मैन मेड यानी आर्टिफिशियल हैं और रेडियो एक्टिव। तो ये एक छोटी सी बात हम करके उसके बाद रह गई। ये अलग से डेफिनेशन है, इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक, वो अलग क्वेश्चन था, पूरा हो गया। ये आखिर में हमने एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन दिखा दी कि इन एलिमेंट्स की बेचारी थोड़ी सी लिफ्ट करा देना इनको। अब जैसा कि मैंने कल ही कह दिया था कि चैप्टर इज क्लोज्ड, तो अब क्या करना था, अब मैंने कहा था एक न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ है। देखिए, हमने इनऑर्गेनिक में भी बहुत कोशिश करते हैं पेपर बनाते वक्त कि चीज़ों को बैलेंस रखें टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से। बट देखिए ना, अभी इस चैप्टर में ही एक्सपोजर हो गया, आपने भी देख लिया। इवन दिस क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत कम दफ़ा 5 मार्क्स का आया, ज़्यादातर 4 मार्क्स का आता है। आता लॉन्ग में है लेकिन 4 मार्क्स का आता है। इसी तरह लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कभी कभार 5 मार्क्स का आया है, वरना वो भी 4 मार्क्स का आता है, और वो अच्छा खासा है लिखने में। यानी अगर आपकी राइटिंग जैसी भी स्पीड हो, जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कम से कम 12 से 15 मिनट लगते हैं। सो मैं अगर 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए 12 से 15 मिनट दूंगा, तो 85 मार्क्स का पेपर मैं 2 घंटे 40 मिनट में नहीं कर सकता हूँ। 3 घंटे का नहीं होता, याद रखिएगा। 20 मिनट आपके एमसीक्यूज में जाते हैं, तो जो बाकी थ्योरी का पेपर है 68 मार्क्स कह दीजिए चले, वो 2 घंटे 40 मिनट में करना है। तो उसमें मैं ये एवरेज से नहीं चल सकता, और ये तो अभी इनऑर्गेनिक शुरू ही है। हर चैप्टर में ऐसे 2-2 3-3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और वो पेपर में सारे इंपॉर्टेंट वही आते हैं। तो ये लोग बैलेंस इस तरह करते हैं कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स का है और उसके फर्ज कर दीजिए 4 पार्ट हैं, तो मैक्सिमम 2 पार्ट इस तरह डिस्क्रिप्टिव होंगे। 4 मार्क्स के, या एक 4 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, इस तरह करके दो, किसी किसी में तो एक ही होता है, किसी किसी में 2 पार्ट बड़े होते हैं। तो अगर फर्ज कर लें 2 पार्ट बड़े हो गए, एक 4 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, तो बाकी के 5 मार्क्स क्या होंगे? बाकी के 5 मार्क्स ऐसे
सिंपल या लॉजिकल क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब एक लाइन होगा या जिनके जवाब में एक लफ्ज लिखना होगा, तो खुद ब खुद पूरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। यानी ऐसे टॉपिक भी हमारे इनऑर्गेनिक में हैं जिसमें आपका जवाब रट्टा नहीं है, लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि बहुत ही लॉजिकल और सिंपल। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन अभी तो आया नहीं ना, अभी तो हम पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। तो अब राइट फ्रॉम दिस चैप्टर हम जैसे ही सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे तो इक्वेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो इम्तिहान में इक्वेशंस के सवाल जितने भी होंगे तो इक्वेशन तो एक लाइन की है ना। अब मुझे आती है या नहीं आती, मुझे कितनी आसान लगती है मुश्किल, उस पर बहस नहीं हो रही। बात ये अगर आपको आती है तो हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू राइट वन इक्वेशन, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो अगर एक सवाल में मुझसे 5 इक्वेशन पूछिए, मुझे नहीं आती फिर तो सारी जिंदगी नहीं लिख सकता ना भाई। लेकिन अगर मुझे आती हैं तो 5 इक्वेशंस को लिखने में कम से कम 1 मिनट लगेगा। तो अब 5 मार्क्स मिल गए 1 मिनट के काम पर, और 5 मार्क्स मिल रहे हैं 15 मिनट तक लिखने पर। तो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर हो गई ना। तो इस तरह हम टाइम बैलेंस करेंगे कि हमें रट्टे वाले सवालात के साथ साथ लॉजिकल और छोटे सवाल भी आने चाहिए, क्योंकि वो हर जगह का हिस्सा। वो लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमन ऐसे 2-3 पार्ट्स मौजूद होते हैं जो इतने छोटे छोटे होते हैं। उसकी पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये अब आपके सामने आई थी। तमीज मैंने इसलिए बांधी कि जो सवाल अब हम करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत रेगुलरली इम्तिहान में आता है और 4 मार्क्स का आता है। और अगर आपकी समझ में आ गया करना, लॉजिकल है, कोई रट्टा वट्टा नहीं है, तो ये 1 मिनट में 4 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, और भी बता दूं एक बात, उसूली तौर पर मैं ये सवाल करा चुका हूँ। यानी अगर मेरी बताई हुई सारी बातें, खास तौर पे द लॉजिक विद विच पीरियोडिक टेबल वाज मेड, समझ में आ गई है तो ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है। मुझे कोई नई बात नहीं बतानी। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन होता है भाई, क्लास में जब आपकी आंखों में आंखें डाल के पढ़ा रहे हैं तो ज़रा इत्मीनान भी हो जाता है ना कि हाँ नहीं ये बच्चे समझ में आ गया। अभी तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मेरी बात कितनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो रही है। जब आप जिससे बात कर रहे हो उसे देख ना पा रहे हो ना, तो साइकोलॉजिकली आप बड़े मसवसे में पड़े होते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं वो सारी बातें बताने के बावजूद प्रैक्टिस कराऊँ ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही खरा सवाल है। ये सवाल है क्या, आखिर इतनी देर से बातें बना रहे हैं। ये सवाल है प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन प्रिडिक्ट करना। किससे? उसके एटॉमिक नंबर से। सारा खेल यही खेला है। तमाम एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में किस चीज़ से तय हुई है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से लिखी जाती है। तो हमारे पेपर में एक सवाल ये आता है कि वो 4 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर गिवन देते हैं और आपसे कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज एटॉमिक नंबर इन चारों एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए। पोजीशन बताने का ये नहीं मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल बनाकर दिखा दें ये कहाँ-कहाँ है। पोजीशन बताने का मतलब है कि आप बताइए ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है और कौन से ब्लॉक में है। द इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक विल बी कंसीडर्ड एज द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन पीरियोडिक। ज़ाहिर सी बात है मैं आपको बता दूं ये एलिमेंट ग्रुप 1A में है, चौथे पीरियड में है, इस ब्लॉक में है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको फॉर्म पता चल जाएगा कहाँ है वो। सही बात है ना। तो ये मैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से कैसे बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मिसाल के तौर पर पहला एलिमेंट है एक जिसका एटॉमिक नंबर हमें दे दिया गया 11 और हमसे कहा गया इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बताइए। हम समझ गए कि आप हमसे पूछना चाहते हैं इसका पीरियड, इसका ब्लॉक और इसका ग्रुप। हमने जो कुछ आपको थ्योरी में लिखाया उसमें इन तीनों की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखाई है, पीरियड, ग्रुप्स, ब्लॉक्स, और सारी लॉजिक के साथ लिखाई है। तो आपको पता है किस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट को किस पीरियड या किस ग्रुप या किस ब्लॉक में होना चाहिए। तो मसला हल है, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती, मजबूत हो जाती है बात। तो अब अगर मैं ये बताना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। असल में एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करती है ना। तो वो हमें देते हैं नंबर, नंबर से हम खुद लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पूरी। तो अब एटॉमिक नंबर 11 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में खास तौर पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जहाँ ख़त्म हो रही है, दैट्स द वैलेंस शेल, उसकी मदद से हमें सब बातें पता चल जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर इस एलिमेंट का
कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल पर ख़त्म हो रही है? वो ख़त्म हो रही है 3s1 पर। तो अब इस 3s1 में 3 कैरेक्टर हैं, 3s और 1। ये इन तीनों चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। कैसे? ऐसे कि जो ये 3 है, s का कोफिशिएंट ये बताएगा पीरियड, s सब शेल ये बताएगा ब्लॉक, और कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है ये बताएगा ग्रुप। मैंने ऐसी थीम बता दी कि हर चीज़ हमें ऑलमोस्ट इस बात से मिल जाएगी, और हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ उनका आखिरी सब शेल आता है, जैसे एस में आता है, लेकिन पी ब्लॉक में हम आखिर के 2 सब शेल लेते हैं, एस बी और पी बी। डी ब्लॉक में एस बी लेते हैं, डी बी लेते हैं, और एफ ब्लॉक में आखिर के 3 लेते हैं, डी बी, एस बी और एफ बी। तो ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके, तो ये हमारी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे ये तो मैंने ऐसी लेबलिंग कर दी, लेकिन अब मेरी बातें गौर से सुनिएगा। ब्लॉक सबसे आसान है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में गया है वो ब्लॉक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस में, इसलिए ब्लॉक बन गया एस ब्लॉक। ये तो सबसे आसान बात है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते और उसके सबसे एंड में पी आता तो हम उसे पी ब्लॉक कहते। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते और सबसे आखिर में डी आता हम उसे डी ब्लॉक कहते। ये बात तो हमें ऑलरेडी इसका अंदाज़ा भी है और पता भी है, इसमें तो कोई इशू की बात नहीं। पीरियड का क्या हिसाब है? अगर आपको याद है जिस दिन हमने डेफिनेशन ऑफ पीरियड लिखी थी उसमें कहा था कि एक ही पीरियड के तमाम एलिमेंट्स में ऑर्बिट्स की तादाद सेम होती है, और वो ऑर्बिट्स की तादाद ही पीरियड नंबर है। तो फर्स्ट पीरियड वो एलिमेंट्स हैं जिनमें एक ऑर्बिट होता है, सेकंड पीरियड वो एलिमेंट हैं जिनमें 2 ऑर्बिट होते हैं, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट। इसका मतलब है ऑर्बिट की तादाद पीरियड है। तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एसपी हमने लिखा है, इसके साथ ये जो कोफिशिएंट में नंबर होता है ये ऑर्बिट नंबर है। तो 1s, 2s, 2p और आखिरी 3s। तो हमें देखना है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा है जो सबसे आखिर में आ रहा है, यानी कि 3। तो पीरियड नंबर है। आप कॉन्फ़िगरेशन में ये देखेंगे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में एसपीडीएफ में सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है। वो सबसे बड़ा कोफिशिएंट या तो सबसे आखिर में आ रहा होगा या सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट में होगा। इतना तो आप देख ही सकते हैं ना कि सबसे बड़ा नंबर जो कोफिशिएंट में इस्तेमाल हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन की, वो पीरियड नंबर है। तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा नंबर है 3, इसलिए ये बनता है। कोफिशिएंट वाला नंबर देखना है, पावर वाला नहीं देखना है। तो कोफिशिएंट में 3 सबसे बड़ा आ रहा है, इसलिए ये पीरियड हो गया थर्ड। ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल पर ख़त्म हो रही है? पीरियड पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या आ रहा है? ये 2 मसले हल हो गए। अब आ गया ग्रुप। ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से ग्रुप का पता चलता है। किसी एलिमेंट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 है, तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। अगर एलिमेंट एस या पी ब्लॉक का है तो उस ग्रुप के नंबर के साथ फैमिली ए लिखी जाएगी। अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो फैमिली बी लिखी जाएगी। एफ का तस्करा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि एफ के तो ग्रुप ही नहीं थे, ठीक है ना? तो इसलिए एफ वाला तो इस सवाल में आने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपको याद रखना है हमने कहा था एफ ब्लॉक वाले 3b के मेंबर हैं। तो जो भी एफ ब्लॉक हो उसमें तो आप फौरन ही 3b लिख देंगे, किस्सा ही खत्म। आया नहीं है आज तक, लेकिन मैं एहतियातन बता रहा हूँ। तो हमें ज्यादातर एस पी डी पे ही फोकस करना है। तो अब इस हिसाब से इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। तो इसका ग्रुप क्या हुआ? 1। और चूंकि ये एस ब्लॉक है तो फैमिली हुई ए, ये हो गया ग्रुप 1a। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देंगे, आप उस एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उस कॉन्फ़िगरेशन के सबसे आखिर में जो सब शेल आ रहा होगा वो ब्लॉक बन जाएगा। उस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्बिट आ रहा होगा यानी कोफिशिएंट आ रहा होगा एसपीडीएफ का, वो पीरियड बन जाएगा। और फिर आप देखेंगे उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप में ए और बी लिखना होता है, एस और पी ब्लॉक के लिए ए लिखा जाएगा और डी ब्लॉक के लिए बी लिखा जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हुई, कुछ समझ में नहीं आया मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ और दोबारा इसी तरीके से हर बात एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने एटॉमिक नंबर लिखा 16 और आपने कहा उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है? साफ दिखाई दे रहा है, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है
पी में, इसलिए ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। तो ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक। अब हमने देखना ये है कि इसका पीरियड क्या होगा। क्या कहा था आपसे? कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ये सामने लिखी हुई कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा कोफिशिएंट तलाश कर रहे हैं, शुरू से देख लें। पहले 1s है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3। 3 से बड़ा तो कोफिशिएंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये इसका पीरियड जो है ये थर्ड पीरियड। पीरियड का भी आसानी से पता चल जाता है, ब्लॉक का भी आसानी से पता चल गया। अब रह गया ग्रुप। ग्रुप क्या कहा था? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। पी ब्लॉक में वैलेंस शेल हमेशा पी और एस दोनों को लिया जाता है। ये पूरा थर्ड ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस शेल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4 पी में है, 2 एस में है, टोटल कितने हो गए? 6। तो इसका ग्रुप कौन सा हुआ? इसका ग्रुप हुआ 6, और पी ब्लॉक भी फैमिली ए होती है 6 से। अब सबसे आसानी की बात क्या होगी? अब सबसे आसानी की बात ये होगी कि आप खुद एक ट्राई करें। एटॉमिक नंबर 20, जरा पता लगाएं इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या है जल्दी से। अब देखिए अगर आपसे भी हो गया है। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है, इसलिए बहुत आसान डिसीजन है, एस ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट पूरी कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 आ रहा है, जो सबसे एंड पे है, तो ये पीरियड हो गया 4th। अब रह गया ग्रुप। तो चूंकि 4s में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 4s है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी ग्रुप हो गया 2a, क्योंकि एस ब्लॉक ए फैमिली। मजीद आसान बना दूं बात, तो ये छोटा सा टेक्निकल चार्ट, किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म हो वो ग्रुप 1a का होगा, S2 पर खत्म हो ग्रुप 2a का होगा, जैसे अभी निकला है। S2 P1 पर खत्म हो, टेक्निकली आप कहें P1 पर खत्म हो, तो उसमें हम S के 2 इलेक्ट्रॉन भी शामिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन P2 पर खत्म हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज S2P2 और वो 4a। फिर S2P3 5a, S2P4 6a, S2P5 7a और S2P6। ये कोई रट्टे तो लगाना नहीं है, आपको याद आएगा, ये तो हमने ग्रुप की डिटेल पढ़ाते वक्त भी आपको यही चार्ट लिखाया था। अब भी सिर्फ इसलिए कि याद दहानी रहे, वरना बड़ा लॉजिकल है ना, एक दफा देखकर ही याद हो रहा है कि ओके इलेक्ट्रॉन ही तो गिनना है। तो अब ये एस और पी ब्लॉक वाली हुई ना, अभी तक मैंने कोई एग्जाम्पल डी ब्लॉक की नहीं दी है, उसकी भी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल गड़बड़ वाली। अगर मैं आपसे कहूं इस एलिमेंट के लिए भी आप ये ब्लॉक पीरियड ग्रुप निकाल दें जरा जल्दी जल्दी, दोनों हाथों से निकालें।
अब अगर आप देखें, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन सही लिखनी है, उसमें गलती कर दी, खेल ही खत्म। आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है पी में, तो ये भी पी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 ही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये फोर्थ पीरियड। अब ग्रुप के लिए आप थोड़ी सी समझदारी का सबूत देंगे कि पूरा लास्ट ऑर्बिट देखना होता है। मैंने बार बार कहा है, जब किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म हो तो उसका वैलेंस शेल एस और पी दोनों है। अब इत्तेफाक से जब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, बीच में ऐसे डी आया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आया हुआ है, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन P4 है और इसके साथ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भी, यानी ये वाला केस है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? फोर्थ का एक टुकड़ा यहाँ है 4s2, एक टुकड़ा आखिर में 4p4। तो आपको इससे नहीं कंफ्यूज होना कि ये दोनों साथ साथ क्यों नहीं है और इसके बीच में 3d क्यों लगा हुआ है। वो अफवाह प्रिंसिपल की वजह से, उसकी हमें क्या परवाह। हमें तो लास्ट ऑर्बिट के टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, वो है 6, इसलिए ये ग्रुप हुआ 6a। इसीलिए ये एग्जाम्पल कराई है, क्योंकि पहली वाली पी ब्लॉक की एग्जाम्पल जरा शरीफाना थी, इसमें ये उलझन होती है, बच्चे इसकी वजह से अमूमन कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने चार्ट भी लिखवाया कि कोई बच्चा ऐसे निशानी रख ले कि भाई P4 जब भी आएगा उसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जमा करने हैं, चाहे वो कहीं भी हो, और 6 से बनेगा। अब जरा डी ब्लॉक वालों की भी बात करते हैं। एलिमेंट है 26, कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सबसे पहली बात, जैसे ही आपने देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हो रहा है, डी पर, तो आपने कह दिया कि इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट सेकंड लास्ट में नजर आ रहा है 4, आखिरी वाला तो फिर 3 हो गया, तो इसलिए पीरियड होगा 4 ग्रुप। अब आपको फिर याद दिलाना है, जब किसी की कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म हो तो उस डी के साथ उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन को जमा करते हैं, क्योंकि इसका वैलेंस शेल 4s 3d दोनों है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। और जो डी ब्लॉक में होता है उसका फैमिली होती है बी। डी ब्लॉक की भी याद कर लेते हैं बात, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। आपसे कहा था D1 पे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो तो वो पढ़ी जाएगी S2D1। जैसे अभी मैंने कहा, जब D के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ उसका बराबर वाला S जरूर गिना जाएगा। S2D1 टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, ये ग्रुप 3b है। S2D2 4b है। S2D3 5b। ये पूरा हमने फैमिली भी समझाते वक्त बनाया था। और S2D4 नहीं होता, हमने ये भी बताया था, एक्सेप्शनल केस S1D5 होता है, इलेक्ट्रॉन बहरहाल 6 ही बनेंगे। फिर S2D5 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 7 बनते हैं। और फिर खास तौर पर याद रखना है S2D6, S2D7 और S2D8, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैसे तो 8 9 10 बन रही है, लेकिन हम अपने किताब के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, इन तीनों को मिलकर कहते हैं 8b। फिर S2D9 नहीं होता, बल्कि S1D10 होता है। तो जब D पूरा भर जाता है तो फिर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिनते, हम सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, और इस वजह से ये कहलाता है 1D। और इसी तरह आखिरी है S2D10, तो जब D में 10 हो जाए तो उसको नहीं गिनते, सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, इसको कहते हैं 2D। ये है हमारी डी के लिए पूरी तरतीब, जो उस वक्त भी लिखी थी, अभी भी लिख दी, और जितनी लॉजिकल है एक दफ़ा देखकर जहन में आ जाती है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एटॉमिक नंबर 40 आपके जिम्मे लग गया है। फुर्ती से कर डालिए।
एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी पर खत्म हो रहा है तो ये डी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन में 5 आ रहा है सेकंड लास्ट में, तो ये 5th पीरियड। और अब ग्रुप, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन D2 पे ख़त्म हो रही है, उससे पहले उसके S के इलेक्ट्रॉन जमा किए जाएंगे, ये वाला केस होगा S2D2 वाला। और ग्रुप नंबर हो गया 4B। मैंने गलती से जब ये लिस्ट बनाई है तो दो जगह पर B की जगह पर A लिख दिया है, इट इज़ माई मिस्टेक। ये मैंने इसे ठीक कर दिया। तो अब ये हो गई पूरी बात। मैंने डी ब्लॉक की भी, एस की भी, पी की भी एग्जाम्पल्स की। अब ये बड़ा आसान सा काम है, आप रैंडमली नंबर लीजिए और अमूमन देने को तो खैर वो कुछ भी कर लें, हम क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन अमूमन 50 से नीचे नीचे नंबर देते हैं, आप 5 में भी देख सकते हैं। तो उसी के कोई नंबर पिक कीजिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पोजीशन प्रेडिक्ट कीजिए, पीरियोडिक टेबल से देखकर कंफर्म कर लीजिए कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको खुद भी पास्ट ईयर पेपर अभी आ गए हैं, अभी तो नहीं आए होंगे, क्या आए होंगे, पिछले साल वाले चलेंगे क्योंकि पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं, तो आपको नज़र आएगा कि हर 2-1 साल के बाद 4 मार्क्स का सवाल होता है, जिसमें रैंडमली ऐसे 4 एटॉमिक नंबर देकर वो या तो यूं सवाल बनाते हैं, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, या मेंशन कर देते हैं इंडिकेट देयर ग्रुप्स पीरियड एंड ब्लॉक्स। तो अगर 4 आ जाएं तो अच्छी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन एक पूरा बनता है, 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर ये सवाल वहां नहीं आता तो कम से कम एक जरूर पूछते हैं एमसीक्यूज में। तो इसको, इसकी एंट्री बहरहाल होनी है। अब 1 नंबर की होती है या 4 नंबर की होती है, ये किस्मत पर करता है। तो ये एक आखिरी चीज थी जो हमने आपके सामने गुजार कर दी। अब इस चैप्टर की सब बातें हो गई, तो हमारा दिल ये चाह रहा है कि चैप्टर के आखिर में, चैप्टर 2 के आखिर में एक छोटा सा असाइनमेंट है, और उस असाइनमेंट में भी हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं। अच्छा, ज़्यादातर सवाल थ्योरी के हैं कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन कर दें, पी ब्लॉक डिफाइन कर दें। तो अब वो वाले सवाल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जो थ्योरी के हैं, पीरियड ग्रुप की डेफिनेशन लिख दें। तो जो ज़रा लॉजिकल सवाल है वो पहला क्वेश्चन है, पेज 10 है बुक का, क्वेश्चन 1। वो क्या पूछ रहा है वो हम करने की तैयारी करते हैं, तो ये भी एक काम हो जाए। अगर आपके पास बुक है तो दिस इज ऑन पेज 10, नहीं है तो इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे एकदम से कोई नजर भी नहीं आएगा कौन लिख रहा है, खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा। देखिए सिंबल लिखा हुआ आ गया। सब जादू की बातें हैं, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। आप लोग मुझे कुछ अपने अपने लग रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जादू से लिखा हुआ आ रहा है खुद ब खुद, आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कौन लिख रहा है। बस गुरूर नहीं करता, मैं कहता हूँ आदमी को गुरूर नहीं करना चाहिए बस। तो ये बड़ा आसान काम है, लेकिन इसकी जो दास्तान है बड़ी दर्दनाक है। ये अभी जरा सवाल उतार लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस में दर्दनाक पहलू क्या है। कॉलम मैंने बनाया, पहला कॉलम है सिंबल, दूसरा कॉलम मास नंबर, तीसरा कॉलम एटॉमिक नंबर, सॉरी पहला एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख ही रहे हैं कि टोटल 6 कॉलम्स हैं, और आप ये नोटिस करेंगे कि मैं इन 6 में से तकरीबन कोई 3 इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, कहीं 3, और आपसे बाकी की 3 हम पूछेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशंस यू हैव टू टेल अस द मिसिंग वन। तो या ये कुछ ऐसी बात है कि हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में से कोई 2 चीज़ें बता दें अगर, तो आप बाकी की 3 बता सकते हैं। तो ये काम 9th की केमिस्ट्री में कराया जाता था, यही काम मैट्रिक के फिजिक्स में भी आया,
ये अभी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आया था, और अभी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी आ रहा है, और सेकेंड ईयर की फिजिक्स में भी आएगा। क्यों भाई? इसलिए कि बावजूद इन सब चीज़ों के बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, जल्दबाजी में, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी। दैट्स वाई इसको संजीदा लेना है, ताकि आसान चीज हमें नंबर देकर जाए, हमसे नंबर लेकर ना जाए। तो तेजी से हम इसे कंप्लीट करते हुए आपके सामने सिर्फ जो बच्चे फुली किताब के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे वो इस बात को जहन में रखेंगे कि किताब में कुछ चीज़ों के सिंबल्स भी उन्होंने शो नहीं किए हैं जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो उन्होंने इसलिए शो नहीं किए कि उन्होंने कहा जो बच्चे किताब से करेंगे वो पीरियोडिक टेबल से उन एलिमेंट्स के सिंबल देख लेंगे। तो यानी कि ये कोई हमारे लिए वो शर्त नहीं है कि हमें वो सिंबल्स ज़बानी याद हो। तो बुक में सवाल दिया जाता है तो उसी में चार्ट मौजूद है, आप देख लें, लेकिन जब हम आपको पेपर में देंगे तो हम इस तरह देंगे जैसे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये हो गया पूरे। अब सब चीज़ें क्लियर हैं कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन बतानी कैसे बताऊं। तो इसके लिए वो चीज़ें काम आएंगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? हम आपको बता चुके हैं ये बात कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा कर दें। और तीसरी बात, फॉर न्यूट्रल एटम, अगर एटम पर कोई चार्ज ना हो तो फिर उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ये तीन उसूल हैं जो हमें सारी बातें बता देंगे। जरा जहन में रखिए इन तीनों को, और आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जिरकोनियम जेडार एक एलिमेंट का सिंबल है जिसका एटॉमिक नंबर 40 और मास नंबर 91 है। जैसा कि मैंने कहा, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है कि वो प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन्स की तादाद होगी 40। चूंकि जिरकोनियम के सिंबल पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ, ये न्यूट्रल एटम है, तो जो प्रोटॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब रह गए न्यूट्रॉन्स। तो आपके सामने मैंने अभी अभी जो लिखी है बात, उसके मुताबिक मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को कहते हैं। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करूंगा। मेरे पास मास नंबर भी है, मेरे पास प्रोटॉन्स भी हैं, मैं दोनों को माइनस करके न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाल सकता हूँ। तो ये रहा मास नंबर 91 और प्रोटॉन्स की तादाद 40, दोनों को माइनस किया तो न्यूट्रॉन्स आ गए 31। ये है तरीका। इसी तरह जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। अब तो आपको याद हो गई बात, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स की तादाद है, और अगर एटम न्यूट्रल है तो वही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। मास नंबर क्या है? फॉर्मूला लिखा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 30, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 35, टोटल हो गया 65। तो अब ये आपका होमवर्क है, बाकी मिसिंग 5 आपको भरने हैं, और हम अगली दफ़ा यही देखेंगे। बल्कि आप चाहें तो ये भरने के बाद आप मुझे ग्रुप पे ही भेज दें तस्वीरें खींच खींच के, मुझे पता चल जाएगा कितना अच्छा काम किया है आपने। और खाली चार्ट की फिक्र नहीं करनी है, बुक का भी मैंने हवाला दिया और ये मैं अभी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। तो इसलिए अगर किसी ने ये अभी कॉपी भी नहीं किया है तो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं, अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।